जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एब्डोमिनल अयोटा, और उसमें हम लोग ने पहले पेयर्ड और अनपेयर्ड वाले जैसे टॉपिक पे डिस्कस किए, जो आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि जो पार्ट डायफ्राम से लेके पेल्विक रीजन तक प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं एब्डोमेन अयोटा कहते हैं। तो एब्डोमेन अयोटा का तीन पार्ट होगा, मतलब तीन तरीके से उसको डिवाइड करेंगे। तो पहला डिवीज़न तो मेरा था किसको लेकर के, पेयर्ड और अनपेयर्ड को लेके। अब दूसरा डिवीज़न होता है कि वहाँ से जो आर्टरीज एराइज करती हैं वो दो तीन जगह से करेंगे। एक तो अयोटा का वेंट्रल साइड से एराइज करेगा, वेंट्रली करेगा। फिर क्या होगा, कुछ लेटरल साइड से करेगा और कुछ इसके पीछे बैकवर्ड साइड से करेगा। मान के चलो ये अगर फ्रंट साइड है जहाँ पे अग्नि लिखा हुआ है, ये वेंट्रल साइड है, तो तीन यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद दो यहाँ से निकलेगा और फिर पीछे से आपका दो निकलेगा। तो इस तरीके से एंटीरियर साइड पे, लेटरल साइड से और पोस्टीरियर साइड पे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात है कि डायफ्राम से लेके पेल्विक रीजन के बीच के पार्ट को कहते हैं एब्डोमेन, और इसमें एब्डोमेन अयोटा से जितने ब्रांचेज निकलना है उतने को हम लोग को पढ़ लेना है, तो हम लोग एब्डोमिनल अयोटा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हम अयोटा को ऐसे डिवाइड करते हैं क्योंकि पता है यहाँ पे पैरों की तरफ आर्टरीज चले जाता है, दैट इज़ द फेमोरल आर्टरीज एराइज होता है, इसलिए इसको दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमको ये चीज़ पढ़ना है और इन्हीं को याद रखना है कि अयोटा का यानी एब्डोमिनल वाले पार्ट पे जो अयोटा था उसका ब्रांच निकल रहा था वेंट्रल साइड से, तो उसको कहेंगे वेंट्रल ब्रांचेज। लेटरल साइड से निकल रहा था तो लेटरल ब्रांचेज, और डॉर्सल साइड से निकल रहा था तो उसको कहेंगे हम डॉर्सल ब्रांचेज। जो जो वेंट्रल साइड पे जो ब्रांचेज निकलता है ना उसमें आता है कॉलिक ट्रंक। ट्रंक पता है क्या होता है? ट्रंक होता है एक लार्ज स्पेस, एक बहुत बड़ा सा स्पेस, उसको हम ट्रंक कहते हैं। तो और जो कोलिक टर्म जो है वो रिजेंबल करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे। आप पता है यहाँ पे इन्फ्लामेशन भी होता है, कॉलिक डिजीज़ भी हो जाता है, तो ये हमारे डाइजेशंस को जो लेकर के है ना उससे रिलेटेड है। तो ये आपका स्टोमक में जाएगा, उसके बाद पेनक्रियाज सब में जाएगा, उसके बाद आपका स्प्लीन में जाएगा। तो यहाँ से तीन साइड का निकलता है कॉलिक ट्रंक से। एक तो चले जाएगा लेफ्ट साइड के गैस्ट्रिक आर्टरी में। तो यहाँ पे जो अगर गैस्ट्रिक है, स्टोमक है, तो यहाँ से ये जो पहला ट्रंक है ये चले जाएगा कहाँ पे, गैस्ट्रिक आर्टरी निकलेगा। दूसरा आएगा कॉमन हिपेटिक आर्टरी, जो हिपेटिक होता है, ठीक है। हिपेटिक टर्म किसके लिए यूज करते हैं? हिपेटिक टर्म यूज करते हैं लीवर के लिए। तो कॉमन हिपेटिक जो आर्टरी होगा उसके लिए चले जाएगा। और तीसरा होता है स्प्लिनिक ब्रांच, यहाँ जो स्प्लीन प्रेजेंट होता है उस स्प्लिनिक ब्रांच आता है, किससे निकलेगा? तीनों कॉलिक ट्रंक से। दूसरा बात है सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। सुपेरियर मेजेंट्रिक टर्म जो यूज होता है ना, मेजेंट्रिक टर्म जो यूज होता है वो आपके लिए, वो टर्म यूज होता है आपका इंटेस्टाइन के लिए। जो इंटेस्टाइन के लिए टर्म होता है उसको कहते हैं सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। तो इंटेस्टाइन सब वाले पार्ट पे, तो वहाँ से सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी में से इन्फेरियर पेनक्रिएटो ड्यूडेनम आर्टरी निकलेगा, यानी जो पेनक्रियाज और ड्यूडेनम तक जाएगा। इन्फेरियर पेनक्री पेनक्रिएटियो पेनक्रिएटो ड्यूडेनल पैनक्रिएटिक ड्यूडेनल आर्टरी। तो इन्फेरियर पैनक्रिएटिक ड्यूडेनल आर्टरी जो निकलेगा वो सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से निकलेगा। मेजेंट्रिक टर्म यूज करते हैं हम किसके लिए? इंटेस्टाइन के लिए। जो पार्ट इंटेस्टाइन के आजू बाजू है ना वहाँ से निकलेगा और वो पहले जाएगा पैनक्रियाज ड्यूडेनम के लिए। मिडिल कॉलिक किसके लिए होता है? देखो, जब आप यहाँ पे इंटेस्टाइन बनाओगे ना, ये सुपेरियर मेजेंट्रिक की बात करते हैं, तो यहाँ पे इंटेस्टाइन का असेंडिंग कॉलम ई हो गया, ट्रांसवर्स कॉलम असेंडिंग कॉलम, ये ट्रांसवर्स कॉलम, ये डिसेंडिंग कॉलम, ये सिग्मोइड कॉलम। तो जो मिडिल कॉलिक होता है ना वो पहले जाएगा किसको? ये ट्रांसवर्स कॉलम को। फिर राइट कॉलिक जो होगा इस साइड होता है राइट कॉलिक, वो जाएगा असेंडिंग कॉलम को, ठीक है, असेंडिंग कॉलम को जाएगा। उसके बाद राइट कॉलिक हो जाएगा असेंडिंग कॉलम को। इलियोकॉलिक जो आएगा वहाँ पे इलियम, सीकम, रेक्टम ये सब आएगा तो उसको जाएगा। जेजेनम आर्टरी 12 से 15, देखो कहीं पे 5 से 15 लिखा है पर मैक्सिमम 12 से 15 है, वो जेजेनम वाले पार्ट को जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के। और इलियक ब्रांच है वो प्रॉपरली इलियक को जाएगा और सीकम सबको भी जाएगा, इलियक और सीकम को भी जाएगा। तो यहाँ से इलियक ब्रांचेज निकलता है। समझ में आया आपको? इन्फीरियर पेनक्रिएटिक ड्यूडेनम, जो पेनक्रिएटिक यहाँ जो पेनक्रियाज है, और ड्यूडेनम
ड्यूडेनम है, जो सी शेप का यहाँ ड्यूडेनम बनेगा, तो पैनक्रियाज को ड्यूडेनम को जाएगा सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के थ्रू, मिडिल कॉलिक को जाएगा, मिडिल कॉलिक यानी ये ट्रांसवर्स वाला, उसके बाद राइट कॉलिक को जाएगा, ये राइट कॉलिक हो गया असेंडिंग कॉलम को, इलियक कॉलिक जाएगा वो इलियम और रेक्टम को, जेजनम जाएगा, और इलियक ब्रांचेज में भी आ जाता है अलग अलग छोटा छोटा ब्रांच, वो भी इलियक और रेक्टम सब में ही जाता है। अब बात करते हैं इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। वो लेफ्ट कॉलिक को जाएगा, जो लेफ्ट कॉलिक होता है ये वाला पार्ट होता है लेफ्ट कॉलिक, ठीक है। लेफ्ट कॉलिक किसको जाएगा, ये चले जाएगा आपको जा करके डिसेंडिंग कॉलम को, फिर सिग्मोइड को भी जाएगा यहाँ पे, सिग्मोइड जो कॉलम होता है वो यहाँ से डिसेंडिंग को जाएगा, सिग्मोइड को जाएगा, और सुपेरियर रेक्टल, सुपेरियर रेक्टल जो होता है वो रेक्टल सुपेरियर जो रेक्टम और एनस बनता है ना, रेक्टम और एनस बनता है, तो ये सुपेरियर रेक्टल को जाएगा यहाँ से इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी किसको चले जाएगा, सुपेरियर रेक्टर को। देखो कुछ भी अलग अलग बात नहीं है कि जो अयोटा का वेंट्रल साइड है वहाँ से दो तीन ग्रुप ऑफ मतलब निकलता है, दैट इज अ कॉलिक ट्रंक, जो देखो कॉलिक ट्रंक, मेजेंट्रिक सुपेरियर मेजेंट्रिक ट्रंक और इन्फीरियर मेजेंट्रिक ट्रंक, ये वेंट्रल साइड पे होता है एब्डोमिनल अयोटा के। यहाँ से क्या क्या निकल गया, लेफ्ट के साइड पे गैस्ट्रिक आर्टरीज चला गया, लेफ्ट के साइड पे गैस्ट्रिक आर्टरी चला गया, उसके बाद कॉमन हिपेटिक आर्टरी चला गया, कॉमन हिपेटिक आर्टरी चला गया, और स्प्लेनिक आर्टरी चला गया, स्प्लेनिक ब्रांच चला गया। यहाँ सेकंड वाला यहाँ से गया, सेकंड वाला कौन था, सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, जो इन्फीरियर पैनक्रियोटो ड्यूडेनल वहाँ चला गया, मिडिल कॉलिक यानी असेंडिंग कॉलम पे चला गया, राइट कॉलिक यानी मिडिल कॉलिक यानी ये वाला ट्रांसवर्स पे चला गया, एंड ये असेंडिंग पे चला गया राइट कॉलिक, इलियो कॉलिक जो चला गया वो इलियम और रेक्टम पे चला गया, जेजेनम वाला 12 से 15 जेजेनम के लिए आर्टरी चला गया, इलियक ब्रांचेज जो है नीचे की ओर चला गया। अब आता है इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, जो लेफ्ट कॉलिक पे चला गया, ये आपका डिसेंडिंग कॉलम पे चला गया, सिग्मोइड कॉलम पे चला गया, सिग्मोइड आर्टरी, और सुपेरियर रेक्टल आर्टरी जो रेक्टम के जस्ट ऊपर है वहाँ पे चला गया। तो ऑल दिस आर द वेंट्रल ब्रांचेज। लेटरल ब्रांचेज की बात करें, लेटरल ब्रांचेज क्या होगा कि अगर ये एब्डोमिनल अयोटा है ना, एब्डोमिनल अयोटा है, तो ये एब्डोमिनल अयोटा का लेटरल साइड से निकला है, तो लेटरल साइड से चार ब्रांच निकलेगा। देखो अब पेयर्ड है या अनपेयर्ड है हम आपको यहाँ पहले बता दिए हैं, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेयर्ड अनपेयर्ड के लिए आता है तो आप यहाँ पे आके चेक करोगे, ठीक है। अब लेटरल साइड पे 4 ब्रांच निकलता है, हम यहाँ पे पेयर अनपेयर का जरा सा भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले आपको बताएं पेयर्ड कौन है और अनपेयर्ड कौन है। इन्फीरियर फेनरिक आर्टरी, फेनरिक टर्म पता है डायफ्राम के लिए यूज होता है, ठीक है। डायफ्राम के लिए टर्म होता है फेनरिक, जो लेटरल साइड से निकलता है, ठीक है, लेटरल साइड से निकलता है। उसके बाद आता है फेनरिक आर्टरी, यानी ये कहाँ पे जाएगा, डायफ्राम सबको जाएगा ब्लड सप्लाई, इन्फीरियर साइड ऑफ द डायफ्राम जो होता है वो लेटरल ब्रांचेज निकलता है। उसके बाद आता है डायफ्राम को चला गया, उसके बाद मिडिल सुपरा रीनल आर्टरी। देखो मिडिल सुपड़ा मना ऊपर, वर्ड को समझो, रीनल मना किडनी, और आर्टरी यानी सुपरा, यानी ये मिडिल सुपरा रीनल का मतलब हुआ ये एड्रिनल ग्लैंड को सप्लाई करेगा, क्योंकि रीनल के ऊपर, सुपरा माना ऊपर, तो मिडिल साइड के जो ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है उनको सप्लाई करेगा, यानी एड्रिनल ग्लैंड को सप्लाई करेगा मिडिल सुपरा रीनल आर्टरी। फिर रीनल आर्टरीज जो होता है वो किडनी को सप्लाई करेगा यहीं से लेटरल साइड से निकल के, और टेस्टिकुलर या ओवेरियन जो होता है, टेस्टिस और ओवरी में भी तो जाएगा, तो टेस्टिकुलर और ओवेरियन जो होता है वो कहाँ से निकलेगा, लेटरल ब्रांचेज ही निकलेगा। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं कि आपको ये बात समझना पड़ेगा, ब्लड को लेकर एयोटा को सब ऑर्गन तक देना है, सब ऑर्गन में एनर्जी बनेगा, सब ऑर्गन को वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, सब ऑर्गन ग्लूकोज को तोड़ेगा, सब ऑर्गन अगर ग्लूकोज को तोड़ेगा तो वहाँ ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन चाहिए तो ब्लड चाहिए, क्योंकि ब्लड ही लेके जाएगा, और ब्लड चाहिए तो आर्टरी होना चाहिए, तो आर्टरी निकलना ज़रूरी है। तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स को, बॉडी ऑर्गेनल्स को ब्लड के लिए आर्टरी जाना चाहिए। तो कुछ वेंट्रल से इन सभी को चला गया, लेटरल से इन सभी को चला गया। अब जो डॉर्सल एयोटा होगा एब्डोमेन के जो पीछू से आप जब देखोगे तो डॉर्सल साइड्स पे जो एयोटा होगा वो लंबर आर्टरी होगा, जो लंबर रीजन पे जाता है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम के जो लंबर वाला पार्ट है वहाँ पे जाएगा, और मीडियन सैक्रल आर्टरी होता है, जो सैक्रल नीचे जो बोन आता है सैक्रल, तो वहाँ पे मीडियन सैक्रल आर्टरी जो होगा वो डॉर्सल ब्रांच को सप्लाई करेगा। तो ये सारा ऑल अबाउट था एब्डोमिनल अयोटा के ब्रांचेज को लेकर के, ठीक है। यही एब्डोमिनल अयोटा का ब्रांचेज है। अब देखो इसको ना आप
बहुत लेंदी तरीके से भी पढ़ सकते हो, एक एक का पोजीशन लिख करके वर्टिब्रल कॉलम से। तो लेकिन इतना नहीं करते हैं, जैसे ये T12 और L1 के बीच में होता है, तो ऐसे करके आप इनके वर्टिब्रल कॉलम के पोजीशन के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हो। तो लेकिन फिर भी अगर और भी ज़्यादा लेना है तो इस पे अलग से बनाएंगे, लेकिन आई थिंक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशियंट है कि यहाँ पे कौन सा आर्टरी निकलता है, ठीक है, ये कहाँ पे होता है, इससे कौन से ब्रांचेस निकलते हैं, कौन से ट्रंक होते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट द एब्डोमिनल आयोटा ब्रांचेज, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मसल ऑफ द एंटीरियर एब्डोमेन वॉल एंड द पोस्टीरियर एब्डोमेन वॉल। तो एंटीरियर एब्डोमेन वॉल और पोस्टीरियर एब्डोमेन वॉल के मसल्स के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। तो देखते हैं हमारा एब्डोमेन वाला हिस्सा क्या होता है, जो डायफ्राम से होता है और पेल्विक रीजन के बीच वाले पार्ट को कहते हैं एब्डोमेन वाला हिस्सा। सबसे बड़ा हिस्सा होता है एब्डोमेन का, बहुत सारे ऑर्गेन्स सब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इन ऑर्गेन्स के इस हिस्से वाले मसल्स का हमको नाम याद रखना है और इसके बारे में जानना है। यही मेरा सजेस्टेड सवाल है, सर द्वारा दिया गया। तो एब्डोमिनल वॉल जो होता है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसमें वेराइटी ऑफ मसल पाया जाता है, जो कंट्रीब्यूट करता है इसके फंक्शन को। एब्डोमेन अपने फंक्शंस को इन्हीं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ मसल के द्वारा कर पाता है। इसका कुछ ऐसा काम होता है कि जो इसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट कर दे, और रिस्पायरेशन और मूवमेंट जैसे वर्क में भी काम आता है। ये रिस्पायरेशन वाला बात एनसीईआरटी भी कहता है, जब आप 11th में जब पढ़ के आए हो तो एनसीईआरटी में एक लाइन यहाँ पे कहता है, क्या कहता है वो लाइन, यहाँ आप देखोगे तो जान पाओगे कि इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ द एडिशनल मसल इन द एब्डोमेन। तो इन द एब्डोमेन यानी जो मसल होता है एब्डोमेन में, एडिशनल मसल वो फोर्सफुली इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन में हेल्प करता है। तो यही टॉपिक है एब्डोमेन के मसल्स का, कि जो आपको रिस्पायरेशंस में भी हेल्प करते दिखेगा और मूवमेंट में भी दिखेगा। तो जैसा कि मेरा हेडिंग है कि एंटीरियर वॉल के मसल को एब्डोमेन वॉल के मसल का दो पार्ट पढ़ना है, एक एंटीरियर मसल पढ़ना है और एक पढ़ना है हमको पोस्टीरियर मसल के बारे में, ठीक है, समझ में आया। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि जो डायफ्राम और पेल्विक के बीच वाले पार्ट को एब्डोमेन कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ वेराइटी ऑफ मसल्स का बना होता है जो अलग अलग फंक्शन करता है, ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ रिस्पायरेशन एंड मूवमेंट भी करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एंटीरियर मसल्स की, यानी जो मसल्स एब्डोमेन के सामने दिखता है, दैट इज़ द फ्रंट व्यू जो होता है, वहाँ पे कौन कौन मसल पाया जाता है। सबसे पहले मसल्स का नाम याद करते हैं, फिर हम जा करके उनके फंक्शंस को और उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो मसल होता है जिसका नाम होता है रेक्टस एब्डोमेनिस। क्या नाम होता है? रेक्टस एब्डोमेनिस, रेक्टस एब्डोमेनिस। दूसरा नाम होता है एक्सटर्नल ऑब्लिक, नाम सुनते जाइए, क्या नाम होता है? एक्सटर्नल ऑब्लिक। तीसरा मसल का नाम होता है इंटरनल ऑब्लिक। क्या नाम होता है? इंटरनल ऑब्लिक। चौथे मसल का नाम होता है ट्रांसवर्सस एब्डोमेनिस, ट्रांसवर्सस एब्डोमेनिस। और पांचवा वर्सस मसल का नाम होता है पारामीडियलिस। क्या नाम होता है? पारामीडियलिस। सो दिस इज द 5 मसल ऑफ द एंटीरियर साइड ऑफ द एब्डोमेन, दैट इज द रेक्टस एब्डोमेनिस, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, that is the transversus abdominis, and the paramedialis, that is the paramedialis. This is the 5 muscle on the anterior portion of the abdomen. फिर से rectus abdominis, external oblique, internal oblique, transverse abdominis and paramedialis। अंडरस्टैंड। तो ये 5 तरह के मसल्स जो होते हैं वो हमारे एब्डोमेन के एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। अब देखो जो रेक्टस एब्डोमेनिस होता है ना, तो ये हम लोग का देखा देखा मसल है और इस पे बहुत सारा लोग काम करता है जिम वाले, जो 6 पैक बनता है। जो सामने से मसल्स का जो 6 पैक बनता है वो होता है कौन? रेक्टस एब्डोमेनिस। वेंट्रली लाई करता है मिडिल पे, और इसके फ्लेक्शन से, इसमें जो फ्लेक्स होता है ना, जब खिंचाव होता है तो ये स्पाइन को फ्लेक्स करता है, ये मसल स्पाइन को फ्लेक्स करता है और कॉम्प्रेस करता है एब्डोमेन को। देखोगे ना आप जान पाओगे कि जब ऐसे झुकते हैं ना तो ऐसा ही कुछ करता है। जैसा कि हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं, अगर ये हम स्टेरनम का डायग्राम बनाते हैं, सॉरी स्टेरनम बना, और यहाँ से ऐसे करके यहाँ से उसके रिब्स आ रहे हैं, रिब्स आ रहे हैं, रिब्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो 6 पैक्स वाला जो वेंट्रल साइड पे ऐसे प्रेजेंट होता है, यही आता है रेक्टस एब्डोमेनिस। होता है ना बीच में ऐसे करके, रेक्टस एब्डोमेनिस होता है। ये रेक्टस एब्डोमेनिस
सिक्स पैक यहाँ पे बनाता है, ठीक है। जिम वाले बॉडी में ऐसा देखते हैं, सिक्स पैक बनता है। वेंट्रली लाई करता है, दिख रहा है, वेंट्रली लाई करता है। और इसके ई जब कॉम्प्रेक्स करता है तो पीछे का जो स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड पीछे का, उसमें फ्लेक्शन आता है और ये कॉम्प्रेक्स करता है एब्डोमेन को, ठीक है। तो ये बात याद करना है रेक्टस एब्डोमेनिस के बाद। उसके बाद आता है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल साइड से होता है, यहाँ पे किनारे जो होता है साइड से होता है। और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल सबसे लार्जेस्ट और आउटर मोस्ट होता है, यानी एब्डोमेन के सबसे आउटर मोस्ट पे होता है कौन, सबसे आउटर मोस्ट पे होता है आपका एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। ये सबसे लार्जेस्ट और एक्सटर्नल होता है, आउटर मोस्ट होता है। इसका ओरिजिनेशन होता है लोअर रिब्स से। जो नीचे का जो रिब्स होता है, लोअर साइड का रिब्स होता है, जो ये रिब्स है वो लोअर रिब्स से होता है। और यहाँ से इंसर्ट होता है आपका जो हिप बोन का जो इलियक क्रिस्ट होता है, यहाँ पे इलियक क्रिस्ट बनता है ना ऐसे करके, तो यहाँ से लोअर रिब से ओरिजिनेट होता है और इलियक क्रिस्ट पे इंसर्ट होता है, यहाँ पे ऐसे मसल जाके चले जाता है। तो ये होता है। उसके बाद इसका काम क्या होता है ना, इसका काम होता है कि एक्सटर्नल ट्रंक को जो होता है वो रोटेट करने का काम करता है। जो ट्रंक होता है, मेन बॉडी फ्रेम, जो बीच वाला एब्डोमेन वाला पार्ट होता है ना, उसको कहते हैं ट्रंक, ठीक है। तो उस ट्रंक को क्या करता है, वो रोटेट करने का काम करता है और एब्डोमेन को कंप्रेस करने का काम करता है, ठीक है। तीसरा मसल आता है इंटरनल ऑब्लिक मसल, जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के बीनीथ यानी अंदर होता है, ठीक है। ये अगर एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है तो इसके अंदर होगा इंटरनल ऑब्लिक मसल, ठीक है। उसके बाद इसमें खासियत ये है ना कि इस मसल्स का जो मसल फाइबर का अरेंजमेंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ओरिजिनेशन और इंसर्शन मसल का इस डायरेक्शन में है तो मसल फाइबर इसके अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज होंगे। वही बात कहता है कि बीनीथ द एक्सटर्नल ऑब्लिक ट्रंक को रोटेट करने और कॉम्प्रेक्स करने का काम करता है और इसके जो फाइबर्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, ठीक है, मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद ट्रांसवर्सस एब्डोमेनिस की बात करें, ये डीपेस्ट होता है, सबसे अंदर का मसल होता है और ये क्या करता है, ट्रंक को रोटेट करता है एंड कॉम्प्रेस एब्डोमेन करने का काम करता है। तो बीच वाला जो एब्डोमेन का सेंटर वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पे पूरा अंदर से इनर मोस्ट, वो होता है ट्रांसवर्स एब्डोमेनिस। ये जो बीच में सेंटर वाला पार्ट होता है वो होता है ट्रांसवर्स एब्डोमेनिस, जो इनर मोस्ट होता है सबसे। और इसका बात होता है कि ये फाइबर ट्रंक को, इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टली लाई करते हैं। इसके जो फाइबर्स होते हैं, मसल्स फाइबर हॉरिजॉन्टली लाई करते हैं और एब्डोमेन को कंप्रेस करने में और स्पाइन को स्टेबलाइज करने में, जो पीछे स्पाइन्स हैं उसको स्टेबलाइज करने का काम करता है। नेक्स्ट मसल का नाम है पारामीडियलिस। पारामीडियलिस सबसे छोटा मसल होता है, ट्रेंगुलर शेप का होता है, एंटीरियर टू द लोअर पर्सन ऑफ रेक्टस एब्डोमेनिस। तो देखो यहाँ पे जैसा कि हम लोग ये स्टर्नम से ऐसे करके रिब्स बनाए, ऐसे रिब्स बनाए, ऐसे रिब्स बनाए, बीच में जो यहाँ पे मसल होता था ना, यहाँ पे एक मसल होता था, उसका नाम था रेक्टस एब्डोमेनिस। रेक्टस एब्डोमेनिस के बीच में यहाँ पे अंदर में बाहर से यानी एंटीरियर साइड पे बीच में ट्रेंगुलर शेप का एक मसल होता है जो रेक्टस एब्डोमेनिस को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, सेपरेट कर देता है। देखो यहाँ पे सेपरेट कर रहा है दो पार्ट में। तो यही इसी मसल को, जो छोटा सा ट्रेंगुलर स्मॉल टाइप का जो मसल होता है आगे एंटीरियर साइड में और बीनीथ द रेक्टस एब्डोमेनिस के, इसी मसल्स को कहते हैं हम क्या, पारामीडियलिस। इसी मसल को क्या कहते हैं हम, पारामीडियलिस कहते हैं। तो ये 5 मसल्स को हम लोग पढ़ लिए, फिर से आपको एक बार देख लेते हैं कि एंटीरियर साइड के मसल हैं रेक्टस एब्डोमेनिस, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमेनिस एंड पारामीडियलिस। तो जो रेक्टस एब्डोमेनिस है इसके बारे में क्या क्या बात है जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। रेक्टस एब्डोमेनिस के जो बीच वाला जो सेंटर पार्ट होता है ये वेंट्रिलाई करता है, ये सिक्स पैक देता है, ये अगर ये क्या कहते हैं फ्लेक्स करता है, स्पाइन को कॉम्प्रेक्स करता है एब्डोमेन को, एक्सटर्नल ऑब्लिक लार्जेस्ट आउटर मोस्ट होता है। उसके बाद ये इसका ओरिजिनेशन होता है लोअर रिब से, इंसर्शन कहाँ हो जाता है, ये लोअर रिब से ओरिजिनेट होता है, इंसर्ट होता है इलियक क्रिस्ट पे और प्यूबिक पे, सॉरी प्यूबिक भी है, याद रखना प्यूबिक पे। उसके बाद इसका ट्रंक को रोटेट करने और कॉम्प्रेस करता है एब्डोमेन को, इंटरनल ऑब्लिक बीनीथ होता है, इसके नीचे होता है। इसका इंपॉर्टेंट है कि फाइबर इसके अपोजिट डायरेक्शन में लाई करता है और ट्रंक को रोटेट और कॉम्प्रेस करने का काम ये भी करता है। ट्रांसवर्स एब्डोमेनिस बीच वाला डीपेस्ट पार्ट होता है, मोस्ट अंदर इनर मोस्ट होता है सबसे ज़्यादा, और बीच वाला जो सेंटर पार्ट होता है यही होता है ट्रांसवर्स एब्डोमेनिस। ये डीपेस्ट होने के साथ साथ इसके फाइबर हॉरिजॉन्टली लर्न करते हैं, एब्डोमेन को कॉम्प्रेस करने और स्पाइन को स्टेबलाइज करने का काम करता है। पारामेडियलिस जो होता है वो स्मॉल और ट्रेंगुलर शेप का होता है, जो
जो रेक्टस एब्डोमेनिस के लोअर पोर्शन पे होता है, और इसमें इसमें फाइबर बॉन्ड पाए जाते हैं जो दो पार्ट में डिवाइड कर देता है रेक्टस एब्डोमेनिस को। ठीक है, इसमें ये एक फाइबर्स बॉन्ड की तरह काम करता है जो रेक्टस एब्डोमेनिस को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये सारे बात को हम लोग पढ़ लिए। क्या क्या मसल के बारे में पढ़े हम लोग, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं फिर से। हम लोग पढ़े क्या, रेक्टस एब्डोमेनिस के बारे में, एब्डोमेनिस के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़े एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़े इंटरनल ऑब्लिक मसल के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़े ट्रांसवर्स एब्डोमेनिस के बारे में, ट्रांसवर्सस एब्डोमेनिस के बारे में। उसके बाद हम लोग पांचवा जो पढ़े पारामेडियलिस के बारे में, पारामेडियलिस। रेक्टस एब्डोमेनिस सिक्स पैक वाला मसल था, वेंट्रली लाई करता था। उसके बाद ये इसके कॉम्प्रेक्शन से एब्डोमेन कॉम्प्रेक्स होता था और ये होता था, और स्पाइन फ्लेक्स होता था। हो गया। अब बात करते हैं एक्सटर्नल एब्डोमेनिस के। ये सबसे आउटर मोस्ट होता था, याद है, सबसे आउटर मोस्ट होने के साथ साथ ये लार्जेस्ट भी था। ठीक है, ये इसका इंसर्शन होता था, आपका ओरिजिनेशन होता था हमारा लोअर रिब से, और इसका इंसर्शन होता था इलियक क्रस्ट और प्यूबिक के पास। इसके कॉम्प्रेक्शन से एब्डोमेन कॉम्प्रेक्स भी करता था, और सॉरी ये ट्रंक को रोटेट करने का भी काम करता था और एब्डोमेन को कॉम्प्रेक्स करने का भी काम करता था। इंटरनल ऑब्लिक मसल, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के अंदर बेनीथ पाया जाता था। इसके जो मसल, इसके जो फाइबर्स होते थे वो कैसे लाई करते थे, अपोजिट डायरेक्शन में लाई करते थे। उसके बाद ये भी ट्रंक को कॉम्प्रेस करने का और ट्रंक को रोटेट करने का और उसको एब्डोमेन को कॉम्प्रेस करने का काम करता था। नीचे आता है ट्रांसवर्सस एब्डोमेनिस। ये जो ट्रांसवर्स एब्डोमेनिस मसल्स होता था, ये कैसा मसल होता था, ये सबसे इनर मोस्ट डीपेस्ट मसल होता था, जो मेन सेंट्रल पार्ट होता है ऐसे करके पूरा अंदर का था ये। ठीक है, ये कॉम्प्रेस करने का, ये एब्डोमेन को कॉम्प्रेस करने का और स्पाइन को ये स्टेबलाइज करने का काम करता था, और इसके जो मसल्स फाइबर हैं वो हॉरिजॉन्टली लाई करते थे। पारामेडियलिस के बारे में बात करते हैं कि ये ट्रेंगुलर शेप का, ट्रेंगुलर टाइप का मसल था जो रेक्टस एब्डोमेनिस के बीच में, मतलब सेंटर पे पाया जाता था, और इसके फाइबर रेक्टस एब्डोमेनिस को दो पार्ट में डिवाइड करते थे, और इसके बीनीथ अंदर रेक्टस एब्डोमेनिस के अंदर पाया जाता था, सबसे स्मॉलेस्ट होता था पारामेडियलिस। तो फिर से ये सिक्स पैक, ये लार्जेस्ट आउटर मोस्ट, ये इसके अंदर ये ट्रांसवर्स सबसे अंदर डीपेस्ट, और ये सबसे छोटा, ऐसे करके हम लोग मसल्स के बारे में बात कर लिए। अब हम ये किसके बारे में, एब्डोमिनल के बारे में बात कर लिए, एंटीरियर मसल्स के बारे में। और ये जो भी बात कर रहे हैं ना वो एंटीरियर के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, यानी ये सबसे, यानी इसके बारे में क्या बोले, सिक्स पैक्स के बारे में बोले, इसके बारे में क्या बोले, आउटर मोस्ट और एक्सटर्नल, आउटर मोस्ट हो गया और एक्सटर्नल मसल है ना, लार्जेस्ट बोले और आउटर मोस्ट बोले इन रिस्पेक्ट टू एब्डोमिनल, एंटीरियर एब्डोमेन के रिस्पेक्ट में, यानी सारे मसल में सबसे आउटर मोस्ट और लार्जेस्ट यही है, सबसे छोटा एंटीरियर एब्डोमेन के मसल में सबसे छोटा यही है, सबसे एंटीरियर एब्डोमेन के सबसे अंदर यही है। तो ये ऐसे करके हम एंटीरियर एब्डोमेन के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर मसल्स के बारे में। जैसे हम लोग अभी एंटीरियर मसल्स के सारे मसल्स को पढ़ लिए, पोस्टीरियर को भी पढ़ लेते हैं। पता है पोस्टीरियर में तीन ही मसल्स है, तीन ही मसल्स के बारे में पोस्टीरियर में पढ़ना है। पहले आता है सोयास मेजर, पी साइलेंट इधर रे, सोयास मेजर होता है, नाम याद करते हैं पहले। पहला का नाम क्या है, सोयास मेजर। दूसरा का होता है इल्लिकस मसल, और तीसरा होता है क्वाड्रेटस लंबोरम। नाम अजीब है यार। पहला होता है सोयास मेजर, दूसरे का नाम होता है इलियकस, और तीसरे का नाम होता है क्वाड्रेटस लैम्बोरम। तो ये तीन मसल्स है जो हमको पढ़ना है पोस्टीरियरली साइड पे। तो अगर एंटीरियर साइड पे ये 5 मसल्स के बारे में पढ़े और पोस्टीरियर साइड पे ये 3 मसल्स पढ़ लेंगे तो मेरा एब्डोमेन का पूरा मसल कंप्लीट हो गया। तो जो पहले सोयास मेजर मसल होता है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये रिबन लाइक शेप का एक मसल्स होता है, एक पावरफुल मसल होता है। देखो सोयास का पी और पी से पावरफुल, तो सोयास मसल कैसा होता है, पावरफुल मसल होता है। इसका ऑरिजिनेट होता है लंबर वर्टिब्रा से। कहाँ से होता है, लंबर वर्टिब्रा से ऑरिजिनेट करता है और इंसर्ट कर देता है लेजर ट्रॉकेंटर पे, किसके,
फीमर के, जो हमारे पैर की हड्डी होती है फीमर में, जो लेज़र ट्रॉकेंटर होता है वहाँ पे जा कर के वो इंसर्ट कर देता है और हिप के फ्लेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। दूसरा होता है इलियकस मसल। इलियकस मसल का ओरिजिनेशन इलियक फोसा से होता है, उसका इंसर्शन लेजर ट्रॉकेंटर पे हो जाता है और इसका काम होता है, ये कंजक्शन होता है स्यास मेजर के, स्यास मेजर और इस दोनों के मेजर के बीच का कंजक्शन होता है, अभी सब कुछ देखेंगे। तीसरा होता है क्वाड्रेटस लैम्बोरम। क्वाड्रेटस लैम्बोरम इलियक क्रस्ट से ओरिजिनेट होता है और 12th रिब और लंबर वर्टिब्रा पे इंसर्ट हो जाता है। लंबर और लंबर वर्टिब्रा, समझ रहे हैं आप। उसके बाद ये स्टेबलाइज करता है स्पाइन को और ट्रंक के फ्लेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो हम लोग क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि पेक्टोरिस मसल्स 3 तरीके के होते हैं, जिसका नाम है स्वास मेजर, इलियकस और क्वाड्रेटस लैम्बोरम। ये 3 मसल्स होते हैं। देखो पहले जो था प्यास मसल्स जो था, ये पावरफुल मसल होता था, ओरिजिनेट होता था लंबर वर्टिब्रा से। तो जो लंबर वर्टिब्रा होता है ना, पीछे से जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये पीछे पोस्टेरियर डायग्राम बना हुआ है आपको बस समझने के लिए, ठीक है। पोस्टेरियरली डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ से क्या कहते हैं, स्यास मसल जो होता है, स्यास मेजर मसल होता है, इन्हीं लंबर वाले पार्ट से ओरिजिनेट होता है। और ये देखो ये फीमर का हम बताते हैं, ये ग्रेटर ट्रॉकेंटर होता है और ये होता है लेजर ट्रॉकेंटर। तो इलियाक मसल वहाँ से ओरिजिनेट हुआ और कहाँ पे इंसर्ट हो गया, वो जाके इंसर्ट हो गया कहाँ पे, लेजर ट्रॉकेंटर पे। फीमर बोन के लेजर ट्रॉकेंटर पे अरेंज हो गया दोनों साइड से। तो ये रिब्स के दोनों पैरेलली मूव करता है, ठीक है, ये इस दोनों साइड से मूव करता है। जो कहाँ से, ये कौन सा रीजन है, ये आपका लंबर वाला रीजन है। तो लंबर वाले रीजन से ओरिजिनेट हो जाना और ग्रेटर लेजर ट्रॉकेंटर पे, फीमर की लेजर ट्रॉकेंटर, ये ग्रेटर ट्रॉकेंटर, ये लेजर ट्रॉकेंटर, पीछे से देख रहे हैं बच्चों, ये ग्रेटर ट्रॉकेंटर, ये लेजर ट्रॉकेंटर। तो लेजर ट्रॉकेंटर पे इंसर्ट हो जाना, दिस इज द फंक्शन ऑफ द स्यास मेजर इन द पोस्टेरियर साइड ऑफ द एब्डोमेन। नेक्स्ट आता है इलियकस। इसका ओरिजिनेट होता है इलियक फोसा से। अब देखो ये इलियक क्रस्ट के बीच में जो ये गड्ढा वाला पार्ट है, गड्ढा वाला पार्ट होता है, ये इलियक क्रस्ट है, ठीक है। इसके अंदर जो गड्ढा वाला पार्ट होता है, जो कॉनकेव वाला हिस्सा होता है, उसको कहते हैं हम इलियक फोसा। तो इलियक फोसा से ओरिजिनेट हो जाना और लेज़र ट्रॉकेंटर पे ही ओरिजिनेट हो जाना, लेज़र ट्रॉकेंटर पे इंसर्ट हो जाना। तो यहाँ से ओरिजिनेट हुआ और यहीं लेज़र ट्रॉकेंटर पे इस साइड से जो आपको दिख रहा है ये मसल, दैट इज कॉल्ड एज द इलियाक मसल, इलिकस मसल। यहाँ से इलिकस मसल्स आया, इलियकस मसल्स यानी फोसा से ओरिजिनेट हुआ और यहाँ पे आ गया। अब बताओ ये मसल कंजक्शन का काम किया कि नहीं, दोनों मसल्स से, यानी स्यास मेजर के साथ कंजक्शन हुआ ना इसका मसल का, तो वही यहाँ पे लाइन में लिखा हुआ है, कंजक्शन करता है स्यास मसल से, लेजर ट्रॉकेंटर पे इंसर्ट हुआ और ओरिजिनेट हुआ इलियक फोसा से, ये लंबर वाले रीजन से हुआ और यहाँ पे। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटस लैम्बोरम। क्वाड्रेटस लैम्बोरम का ऑरिजिनेस होता है इलियक क्रिस्ट, ये वाला पार्ट होता है इलियक क्रिस्ट, अभी जैसा बात किए थे। तो इलियक क्रिस्ट से ओरिजिनेट हो जाना और इंसर्ट होना 12th रिब एंड लंबर वर्टिब्रा। तो देखो जो लंबर वर्टिब्रा और 12th रिब एंड लंबर वर्टिब्रा, तो इधर से देखो रिब्स आ रहा था ना, तो जो 12वां रिब्स है, मान के चलो ये 12th रिब्स है, तो 12th वाला पीछे से जो रिब्स आ रहा है और लंबर वाला जो रीजन है, ये लंबर वाला रीजन है, वो इलियक क्रस्ट से 12th के यहाँ पे आके ओरिजिनेट हो गया, यहाँ पे ऐसे करके ये हो गया। तो ये ऑल ओवर जो होता है, ये सारा मसल है क्वाड्रस लैम्बरस, ये सारा मसल इस तरीके से 12th रिब से यहाँ पे इलियक क्रस्ट से ओरिजिनेट हुआ और 12th रिब में भी चला गया और लंबर वाले वर्टिब्रा से भी ये हो गया, जो स्पाइन को स्टेबलाइज किया और ट्रंक के फ्लेक्शन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया। तो देखो ना, हम ऑल ओवर बॉडी के ये सारे मसल्स जो होते हैं एब्डोमेन के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये अलग अलग मूवमेंट के कारण डाइजेशंस में, रिस्पायरेशंस में और अलग वेरियस फंक्शंस करवाता है एब्डोमेन का, ऑर्गन को प्रोटेक्शन करने में। तो ये सारा मेरा एब्डोमेन मसल्स के बारे में था। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, एंटीरियर के ये 5 मसल, रेक्टस एब्डोमेनिस, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमेनिस एंड पारामेडियलिस। रेक्टस एब्डोमेनिस 6 पैक वेंट्रली लाई करता है, फ्लेक्स करता है स्पाइन को और कॉम्प्रेस करता है एब्डोमेन को। एक्सटर्नल ऑब्लिक ये कैसा था, लार्जेस्ट और आउटर मोस्ट ऑफ टोटल एंटीरियर एब्डोमेन का सबसे लार्जेस्ट
और आउटर मोस्ट था। इसका ऑरिजिनेशन साइड वाले लोअर रिब से होता था और ये इंसर्ट होता था इलियक क्रस्ट और प्यूबिस से। ये ट्रंक और इसको रोटेट करने का काम करता था। इंटरनल ऑब्लिक बीनीथ होता था एक्सटर्नल ऑब्लिक के। ट्रंक रोटेट करने का काम करता था और फाइबर इसके अपोजिट डायरेक्शन में था। ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस सबसे अंदर होता था फाइबर। उसके बाद इसके फाइबर जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टली लाई करते थे। एब्डोमेन कंप्रेस और स्पाइन को स्टेबलाइज करता था। पारामेडिलियस ट्रेंगुलर स्पाइन शेप का स्मॉल था, ट्रेंगुलर था और लोअर पोर्शन पे था और दोनों रेक्टस एब्डोमेनिस को दो पार्ट में डिवाइड करता था। पोस्टीरियर साइड पे स्यास मेजर मसल पाया जाता जो पावरफुल था, ऑरिजिनेट होता था लंबर वर्टिब्रा से, इंसर्ट होता था लेजर ट्रोकेंटर पे हिप केस में। इलियकस मसल जो होता था वो इलियक फोसा से ऑरिजिनेट होता था और लेजर ट्रोकेंटर पर ये हो जाता था, कंजक्शन होता था स्यास मसल के साथ, मेजर के साथ। क्वाड्रेटस लैम्बियोरस जो था ऑरिजिनेट होता था इलियक क्रस्ट से और इंसर्ट होता था बाहर में रिब से और लंबर वर्टिब्रा से। ये स्पाइन को स्टेबलाइज और ट्रंक के फ्लेक्शन में काम करता था। दिस इज ऑल अबाउट द मसल ऑफ द एंटीरियर एब्डोमेन वॉल एंड द पोस्टीरियर एब्डोमेन वॉल। खत्म होता है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टस सीथ, तो इसके बारे में बात करें। देखो, आपको पता है कि कोई भी मसल्स का अटैचमेंट जो होता है वो किसी पार्टिकुलर साइट पे ही क्यों होता है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। क्यों होता है? क्योंकि पता है कि किसी भी मसल्स का अटैचमेंट उस साइट पे करने के लिए कोई ना कोई एक पार्टिकुलर टाइप का स्ट्रक्चर या कुछ तो उस जगह पे पोजीशन प्रेजेंट होता है जो वहीं से क्यों अटैच करता है। ठीक है, अभी जैसे हम लोग कुछ पढ़े, मसल पढ़े, तो उसका हम इंसर्जन और ऑरिजिन इस सब के बारे में बात किए, तो उसी पोजीशन पे क्यों हुआ? लंबर रीजन पे ही क्यों हुआ? इलियक क्रस्ट वाले रीजन पे ही क्यों हुआ? क्योंकि कुछ तो वहाँ पे पाया जाता है एक ऐसा स्ट्रक्चर कनेक्टिव टिश्यू का जो उस चीज़ को अटैच कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसी को हम कहते हैं एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस एक कनेक्टिव टिश्यू का एक पतला सा सीथ होता है जो अटैचमेंट करता है जो फेसिया यानी मसल टू मसल को या लिगामेंट मसल टू द बोन को, तो वो एक साइड प्रोवाइड करता है। उसी को कहते हैं हम एपोन्यूरोसिस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब किसी भी पेशेंट को जो रेक्टस सीथ होता है वो एक्चुअली क्या होता है? रेक्टस सीथ एक फाइब्रस कंपोनेंट होता है जो रेक्टस एब्डोमेनिस मसल्स को इनक्लोज करके बनाया जाता है। ठीक है, कैसे बनाया जाता है? रेक्टस सीथ एक फाइब्रस कंपोनेंट होता है जो एब्डोमेन पे ही हम बात हो रहा है, जो रेक्टस एब्डोमेनिस जैसे मसल्स को क्लोज कर किया जाता है, मतलब इसको क्लोज होता है और वहीं पे एक खास प्रकार का सीथ बनाया जाता है, फाइब्रस कंपोनेंट बनाया जाता है जो आपको एक्चुअली एक कंपोनेंट जो बना वहाँ से अटैचमेंट भी प्रोवाइड करता है अदर चीज़ का। तो रेक्टस एब्डोमेनिस को कवर करने वाले सीथ को हम रेक्टस सीथ कहते हैं। समझ में आया? रेक्टस एब्डोमेनिस को कवर करने वाले ही सीथ को हम रेक्टस सीथ कहते हैं और रेक्टस एब्डोमेनिस को कवर करने के लिए बाकी के 3 मसल्स कवर करेंगे, दैट इज द एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमेनिस। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल होता है वो उसको एंटेरियर और पोस्टीरियर साइड से कवर करेंगे। इंटरनल ऑब्लिक मसल भी उनको एंटेरियर और पोस्टीरियर साइड से कवर करेंगे और जो ट्रांसवर्सस एब्डोमेनिस मसल्स हैं वो उनको पोस्टीरियरली कवर करेंगे। तो आप बताइए कि जो सीथ बनाने में एंटेरियर साइड पे कवर कौन किए? एक्सटर्नल ऑब्लिक और इंटरनल ऑब्लिक मसल्स। पोस्टीरियर साइड पे कवर किए एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और आपके ट्रांसवर्स एब्डोमेनिस मसल्स। और लीनिया एल्बा जो होता है जो एक्सटर्नल और पोस्टीरियर मसल्स को जो कनेक्ट करता है उसका नाम होता है लीना एल्बा। क्या नाम होता है? लीना एल्बा। एंड द लीनिया सेमिल्यूनेरिस जो होता है वो लेटरल वॉल जो होता है सीथ का लेटरल वॉल जो होता है उसको कहते हैं हम लीनिया सेमिल्यूनेरिया।
ठीक है। तो देखो आगे का जो एब्डोमेन है उसके बाहर का जो एक सीथ पाया जाता है उसको हम कहते हैं रेक्टस, उसी को सीथ का नाम होता है रेक्टस सीथ। इस रेक्टस सीथ एक्चुअली ये सीथ किसको कवर करके रखा, रेक्टस एब्डोमेनिस को कवर करके रखा। एंटीरियर साइड से एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्लिक मसल्स, और पीछे के साइड से एक्सटर्नल, इंटरनल और ट्रांसवर्स एब्डोमेनिस मसल्स कवर किए। इस इन एक्सटर्नल और इसके बीच का जो सेपरेशंस है उसको कहते हैं हम क्या, लीना एल्बा। और लेटरल साइड के जो लेटरल साइड होता है इस सीथ का उसको कहते हैं लेना सेमिलुनेरिया। तो ये ऑल अबाउट द रेक्टस सीथ है। लेकिन कुछ कुछ हम बात करते हैं, जैसे कि जब कोई भी सर्जन जाता है ना एब्डोमेन के ऑपरेशन करते समय, तो इन रेक्टस इसको बचा के कट करता है। क्योंकि पता है कि अगर यहाँ पे रेक्टस सीथ में हो गया, क्योंकि यहाँ जहाँ पे अटैचमेंट होता है वहाँ बहुत सारा न्यूरॉन्स, बहुत सारा नर्व फाइबर सब प्रेजेंट होता है, तो वो ना कट हो जाए। तो सर्जन इस बात का ध्यान रखता है रेक्टस सीथ का एब्डोमेन के किस पोजीशन पे है। और जब लोकल एनेस्थेसिया दिया जाता है तो वहाँ पे भी इनके न्यूरॉन्स को क्या किया जाता है, इनएक्टिव किया जाता है, क्योंकि ब्रेन तक मैसेज जाएगा तो दर्द होगा, ये सब का होगा। तो लोकस एनेस्थेसिया देते समय भी इस चीज़ का जानकारी होना चाहिए। और जो हार्निया होता है, हार्निया आप सुने हैं अलग अलग केस में। हार्निया क्या होता है, एब्डोमेन वाले रीजन पे ही होता है। अगर एब्डोमेन का मसल वीक पड़ जाए ना, कमज़ोर हो जाए ना, तो एब्डोमेन के ऑर्गन्स जो होते हैं ना वो बाहर भी रेक्टस सीथ के बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ऑल अबाउट है रेक्टस सीथ के बारे में। जो कवरिंग होता है, किसका कवरिंग होता है, रेक्टस एब्डोमेनिस का कवरिंग होता है। जो अलग अलग मसल्स, इन्हीं के 3-4 मसल्स जो होते हैं, इन्हीं के 3 मसल्स इसका काम करते हैं, इनके कवरिंग का काम करते हैं। और सर्जन्स को ऑपरेशन में लोकल एनेस्थीसिया देते समय और हॉर्निया की ट्रीटमेंट सबके टाइम पे रेक्टस सीथ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इनका कट ना लग जाए, ये ना हो जाए, इन सभी चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, ठीक है। इसके मसल्स के बारे में भी हम लोग बात कर लिए। नेक्स्ट वाला जो बोन है वो आपका स्कैपुला को लेके कह रहे हैं। स्कैपुला आपका प्रेजेंट होता है पोस्टेरियो लैटरल। देखो टर्म है ना, समझ में आ जाना चाहिए। पोस्टेरियो मतलब पीछे पाया जाएगा, और लैटरल माना लैटरल साइड। हमारा बॉडी का जो इधर वाला साइड होता है ना, जो बीच वाला साइड होता है उसको मीडियल, और इधर को कहते हैं लैटरल, आगे को कहते हैं वेंट्रल, और पीछे को कहते हैं पोस्टेरियर। तो पोस्टेरियर और लैटरल यानी इस साइड हुआ ना दोस्त, समझ में आ रहा है आपको? शोल्डर ज्वाइंट यही बना रहा था ना भाई, दिख रहा है ना आपको? तो ये पोस्टेरियो लैटरल साइड पे प्रेजेंट होता है। इधर है, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ पे है। ये वाला मीडियल, इधर वाले साइड को लैटरल कहेंगे, और पीछे है पोस्टेरियर, आगे को वेंट्रल, और पोस्टेरियो लैटरली प्रेजेंट होता है। ठीक है। देखो ये जो बॉन होता है ना, इसका 2 सरफेस होता है, एक वेंट्रल जिसको हम कॉस्टल भी कहते हैं, और पीछे वाले पार्ट को डॉर्सल कहते हैं। 3 बॉर्डर होता है, एक सुपेरियर बॉर्डर, एक लैटरल बॉर्डर, और एक मीडियल बॉर्डर। ठीक है। देखो ना, ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे सिर्फ देखो आप, ये वाला पार्ट हो गया। पहले कुछ मत देखो, बस जो दिखा रहा है वो देखो। ये वाला पार्ट हो गया सुपेरियर बॉर्डर, ये वाला पार्ट हो गया लैटरल बॉर्डर, और ये वाला पार्ट हो गया, सॉरी ये वाला पार्ट हो गया मीडियल बॉर्डर, और ये वाला पार्ट हो गया लैटरल बॉर्डर। ऐसे स्कैपुला रख दिए, पोस्टेरियर लैटरली रख गया। कुछ पॉइंट ऊपर की डायरेक्शन पे था तो उसको सुपेरियर बॉर्डर, ये मिडिल वाला पार्ट है मिडिल बॉर्डर, और इधर वाला पार्ट लैटरल बॉर्डर। इन्फीरियर तो कुछ होता ही नहीं है ना, कुछ नहीं होता बॉर्डर वार्डर, क्योंकि यहाँ पे ना कर्व टाइप का आ गया। देखो इसमें अच्छे से दिखेगा, तो कहाँ कोई बॉर्डर है, नहीं है ना। एक इधर बॉर्डर, एक इधर, और एक ऊपर वाला बॉर्डर। ठीक है, 3 बॉर्डर। एंगल 3 होता है यहाँ पे। अब देखो एक एंगल यहाँ पे सुपेरियर साइड पे एंगल बनता है आपको, यहाँ पे एक एंगल बनता है, सुपेरियर एंगल बनता है यहाँ पे आपका, सॉरी यहाँ पे देखो ये जो है कहाँ गया, हाँ यहाँ पे आपको सुपेरियर एंगल बनते दिखता है, यहाँ पे आपको एक इन्फीरियर एंगल दिखता होगा। ठीक है, सुपेरियर एंगल यहाँ पे बनता है, और इन्फीरियर एंगल आपका यहाँ पे बनता है, और जहाँ पे ग्लेनोइड कैविटी होता है ना इस साइड पे, यहाँ आपको लैटरल एंगल। तो 3 एंगल दिख गया आपको। उसके बाद 3 प्रोसेसेस दिखता है। देखो सामने से दिखो, ये वाला देखो एक्रोमियम प्रोसेसेस है। प्रोसेसेस क्या होता है, प्रोसेसेस का डिफिनेशन होता है कि जो बॉन के सरफेस से बाहर निकल जाए, द बॉनी स्ट्रक्चर विच लाई आउटसाइड द ब्रॉन सरफेस।
तो बोन के सरफेस से बाहर निकला हुआ है, तो ये बाहर निकला हुआ है एक्रोमियम प्रोसेस, कोरोक्वाइड प्रोसेसेस। और जब पीछे देखेंगे ना, इसको ऐसे था, पलट दो इसको, जब पीछे देखेंगे ना तो ये स्पाइनस, ट्रैंगुलर स्पाइंस जो था वो जा रहा था स्पाइनस प्रोसेस आगे जा करके, ये वाला स्पाइनस प्रोसेस पीछे, ये आगे एक्रोमियम प्रोसेस और इधर कोरोक्वाइड, तीनों तो इधर ही दिख रहा है। तो पूछा जाएगा ना कि किस व्यू से हम तीनों प्रोसेसेस को देखेंगे, तो बोलना पोस्टीरियर व्यू से, क्योंकि आगे से स्पाइंस दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। तो आपने देखा कि दो सरफेसेस होते हैं, एक वेंट्रल और एक पोस्टीरियर, एक वेंट्रल और एक पोस्टीरियर। आपने देखा तीन बॉर्डर, एक सुपेरियर, एक मीडियल और एक लैटरल। आपने देखा तीन एंगल, एक सुपेरियर, एक इन्फेरियर और एक लैटरल या ग्लिनोइड एंगल भी कहते हैं। और आपने देखा तीन प्रोसेसेस, दैट इज़ द कोरोक्वाइड प्रोसेसेस, एक्रोमियम प्रोसेसेस और स्पाइन प्रोसेसेस, तीनों प्रोसेसेस आपने देख लिया। तो ये बात है। स्कैपुला पोस्टेरियो लैटरल अरेंज होता है, ये भी आपने देखा। उसके बाद देखा कि अब देखो इनके साइड डिटर्मिनेशन के बारे में बात करते हैं। इसके लेटरल साइड पे ग्लेनोइड कैविटी है। कितना चीख चीख के चिल्ला रहा है, हमको पता ही होना चाहिए। ग्लेनोइड कैविटी लेटरल साइड पे है, मीडियल साइड पे। इस कहाँ पे, ये पोस्टेरियो लेटरल है ना, ये स्कैपुला अरेंज। तो इधर वाला पार्ट क्या हो रहा है, मीडियल, इधर वाला पार्ट लेटरल, और लेटरल साइड पे ग्लेनोइड कैविटी दिख रहा है, ये तो दिख ही जाना चाहिए ना हमको। उसके बाद है कि डॉर्सल सरफेस पे कॉन्वेक्स होता है और डिवाइडेड होता है ट्रायंगुलर स्पाइन इनटू द सुपरा स्पाइनस और इन्फ्रा स्पाइनस फोसा। तो डॉर्सल साइड पे है। तो डॉर्सल साइड पे देखो भैया, कह रहा है डॉर्सल साइड पे, तो ये वेंट्रल पे खोजने जाएंगे क्या, बेवकूफ़ी होगा ना जो वेंट्रल पे खोजेगा। डॉर्सल बोल रहा है तो डॉर्सल आएंगे, ये है डॉर्सल साइड। क्या कह रहा है, डॉर्सल साइड पे कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का मतलब गड्ढा, कॉनकेव का मतलब, कॉन्वेक्स का मतलब उभार, उभरा हुआ, केव मना होता है गड्ढा। तो कॉन्वेक्स मतलब उभार, तो पीछे तो सबसे पहले कॉन्वेक्स दिखेगा, उठा हुआ दिखेगा, यहाँ पे जब छुओगे ना तो उठा हुआ दिखेगा। दूसरी बात है कि डिवाइड करता है ट्रायंगुलर स्पाइंस इनटू द, तो ये जो स्पाइंस जा रहा है ना, ये देखो ट्रायंगुलर स्पाइंस है, इधर बड़ा है, ऐसे करके स्पाइंस आ रहा है, तो ट्रायंगुलर स्पाइंस जाता है और ये स्पाइंस इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा। एक करेगा सुपरा स्पाइनस फोसा, यानी स्पाइंस के ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं सुपरा और नीचे वाले को इन्फ्रा। तो ऊपर वाले पार्ट को सुपरा स्पाइनस फोसा और नीचे वाले जगह को इन्फ्रा स्पाइनस फोसा कहते हैं। समझ रहे हो ना आप, ऊपर वाले को सुपरा स्पाइनस और नीचे वाले को इन्फ्रा स्पाइनस फोसा कहते हैं। तो वही बात है। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात है ना कि कॉस्टल सरफेस जो होता है ना, इसका वेंट्रल सरफेस वो कॉनकेव होता है, कॉनकेव होता है एंड सब स्कैपुलर फोसा होता है, जिसमें कॉनकेव चेस्ट वॉल से फिट होता है। देखो ये आ जाओ, वेंट्रल साइड पे आपको केव, गड्ढा दिखेगा, इस गड्ढे का नाम होता है सुपरा स्पाइनस, इसका नाम होता है सब स्कैपुलर फोसा। इस गड्ढा होता है, इसको कहते हैं सब स्कैपुलर फोसा। ये सब स्कैपुलर फोसा जो होता है आपका, जो जो पोस्टीरियो लैटरल था, तो आगे तो चेस्ट है ना, समझो ना भाई, जब ये पीछे रखा हुआ है तो ई तो पीछे है ना, तो आगे तो चेस्ट है, यहाँ तो चेस्ट प्रेजेंट है, तो चेस्ट से आगे ये अटैच होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो आपको साइड डिटर्मिनेशन पता चला। सबसे पहले ग्लिनोइड कैविटी आपका लेटरल साइड पे होगा, फिर इसका जब पीछे देखेंगे ना तो कॉनकेव, उठा हुआ दिखेगा, और ट्रायंगुलर स्पाइन सुपरा और इन्फ्रा स्पाइनस फोसा में डिवाइड करेगा। और जो वेंट्रल साइड देखोगे ना, आपको यहाँ गड्ढा दिखेगा कॉनकेव, जो चेस्ट वॉल से, इसको कहते हैं हम क्या, इसको कहते हैं हम इसको कहते हैं सब स्कैपुलर फोसा, और यही सब स्कैपुलर फोसा चेस्ट वॉल से जाके अटैच हो जाएगा। ज़्यादा कुछ बात करना ही नहीं है। उसके बाद इसका थिक लेटरल बॉर्डर होता है, रन फ्रॉम द ग्लिनोइड एबव टू द इन्फेरियर एंगल बिलो, यानी थिक लेटरल बॉर्डर प्रेजेंट होता है, जो ग्लिनोइड कैविटी के एबव से स्टार्ट होता है और इन्फेरियर एंगल बिलो तक जाता है। यानी यहाँ पे देखो, इसका लेटरल साइड यही है ना, ये थिक लेटरल साइड है जो एबव द ग्लिनोइड कैविटी से थिक निकलता है, और नीचे नीचे थिक 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 कहाँ तक जाता है, ये चले जाता है इन्फेरियर एंगल बिलो तक। ये लाइन समझ में आया। थिकेस्ट लेटरल बॉर्डर रन्स फ्रॉम ग्लिनोइड कैविटी से रन्स होता है, रन एबव टू द इन्फेरियर एंगल बिलो, ग्लिनोइड कैविटी के एबव से यहाँ से स्टार्ट होता है और इन्फेरियर एंगल बिलो तक जाता है। तो आप यहाँ क्या छुओगे, जब आप इस बोन को छुओगे तो लेटरल साइड पे आपको ग्लिनोइड कैविटी दिखना चाहिए, पीछे आपको स्पाइंस प्रोसेस दिखना चाहिए, ट्रायंगुलर स्पाइन जो सुपरा और इन्फ्रा स्पाइनस फोसा में डिवाइड करते हुए दिखना चाहिए। आपको इसके वेंट्रल पोजीशन पे, कॉस्टल पोजीशन पे
सब स्कैपुलर फोसा दिखनी चाहिए जो चेस्ट वॉल से आगे ये अटैच्ड होगा। और उसके बाद इसके लेटरल साइड पे ग्लेनोइड कैविटी के एबव से एक थिकेस्ट लेटरल पार्ट होगा जो रन्स करेगा कहाँ तक, इन्फीरियर एंगल तक, इन्फीरियर एंगल बिलो तक। यहाँ पे आपको ये थिकेस्ट टाइप का पार्ट दिखेगा। तो ये स्कैपुला के बारे में आपका बेसिक जानकारी हुआ सारे चीज़ को लेके। उसके साथ साथ इस डायग्राम को देखो, जैसा कि हम बताया कि दो सरफेसेस, वेंट्रल सरफेस एंड दिस इज द डॉर्सल सरफेस। वेंट्रल सरफेस में ही आपको अलग अलग पार्ट दिखेगा। उसके बाद आपको तीन बॉर्डर दिख गया, ये आपका हो गया सुपेरियर बॉर्डर, ये हो गया आपका मीडियल बॉर्डर, ये आपका हो गया लेटरल बॉर्डर। तीन एंगल दिखेगा, दैट इज द सुपेरियर एंगल। एंगल कहाँ बनता है, जहाँ पे दो, कोई एंगल कब बनेगा, जब कोई दो बॉर्डर या दो ऐसे ऐसे करके दो लाइन आपस से मीट करे। तो यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे करके दो, एक बन गया सुपेरियर एंगल, यहाँ पे देखो एक ऐसे करके यहाँ बन गया इन्फीरियर एंगल, और यहाँ पे जहाँ ग्लेनोइड कैविटी होता है ना, यहीं पे बनता है, इसी को कहते हैं लेटरल एंगल। जो ग्लेनोइड कैविटी वाले पार्ट है इसको कहते हैं लेटरल एंगल। तीन एंगल। प्रोसेसेस देखो, प्रोसेसेस क्या बोले थे, जो बोन के सरफेस से बाहर निकला हो, बोनी स्ट्रक्चर। तो ये देखो बोनी स्ट्रक्चर सरफेस से बाहर निकला हुआ है, एक्रोमियम प्रोसेसेस। उसके नीचे आता है कोरोकोइड प्रोसेसेस। ठीक है, ये वाला टोटल स्ट्रक्चर दिख गया। सुपेरियर एंगल, अब देखो यहाँ पे सुपरा स्कैपुलर नॉच यहाँ पे पाया जाता है। कोरोकोइड कैविटी है, ग्लेनोइड कैविटी जो शोल्डर जॉइंट बनाने जाता है, ग्लेनोइड कैविटी के ऊपर में पाया जाता है दो तरीके का ट्यूबरकल। देखो ट्यूबरकल एंड ट्यूबरोजिटी बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। ट्यूबरकल एक छोटा सा पार्ट होता है जो अटैचमेंट का पार्टिसिपेट करता है। हमने हमने इसी चैनल पे ट्यूबरकल, ट्यूबरोजिटी, अलग अलग चीज़ के बारे में बात की है जो आपको एनाटॉमी को समझने में बहुत आसान करेगा। ऐसा रटने का कुछ नहीं है। ट्यूबरकल और ट्यूबरोजिटी आप बहुत तरह का पढ़ते हैं, ट्यूबरोजिटी वो क्या होता है, ये सभी अटैचमेंट करता है। अगर छोटा सा अटैचमेंट का साइड देता है तो उसको कहते हैं ट्यूबरकल। देख रहे हैं छोटा छोटा है, ग्लेनोइड कैविटी के ऊपर अटैच है तो सुपरा ग्लेनोइड ट्यूबरकल, और नीचे है तो इंफ्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल। ठीक है, ये ग्लेनोइड कैविटी, ये कोरोकोइड प्रोसेसेस हो गया। ये एक्रोमियम प्रोसेस हुआ, वहाँ पे एक खास प्रकार का फेसेट पाया जाता है जो आर्टिकुलेट करता है क्लेविकल से। तो एक्रोमियम से ही क्लेविकल अटैच्ड होता है इधर जा करके, फिर यहाँ फीमर ग्लेनोइड से ऐसे नीचे बन जाएगा। तो यहाँ पे एक्रोमियम प्रोसेसेस से अटैच था क्लेविकल। उसके बाद इन्फीरियर एंगल ये हो गया, ये मिडिल बॉर्डर हो गया। ये जैसा बोले थे सब स्कैपुलर फोसा है जो चेस्ट वॉल से अटैच्ड होगा, ये जाके स्कैपुलर नॉच यहाँ पे पाया जाता है जहाँ से कोरोकोइड प्रोसेसेस आता है। तो ये बात हो गया। पीछे अब जाके देखेंगे तो पीछे एक ट्रेंगुलर स्पाइनस प्रोसेसेस जाता है जो सुपरा स्पाइनस फोसा ऊपर का गड्ढा और नीचे का गड्ढा दैट इज़ द इंफ्रा स्पाइनस फोसा में बांट देता है। उसके बाद यहाँ पे आपका कोरोकोइड प्रोसेसेस दिख गया, यहाँ पे कोरोकोइड प्रोसेस दिख गया, और उसी के पार्ट, ये वाले पार्ट को क्या कहेंगे, सुपरा स्कैपुलर नॉच कहेंगे। ठीक है, ये एक्रोमियम प्रोसेसेस हुआ, यहीं पे आपको फेसेट पाया जाता है जिससे क्या अटैच होता है, क्लेविकल अटैच होता है। ये आपका आ गया इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरोजिटी, क्योंकि यहाँ पे एक ऊपर होता है सुपराग्लेनोइड ट्यूबरोजिटी और यहाँ पे इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरोजिटी दिखता था। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट द स्कैपुला। दिस इज़, ये पूरा स्कैपुला के बारे में डिफाइन कर रहा है जो आपको दिख रहा है। ठीक है, अब हम इसके अटैचमेंट के बारे में पढ़ेंगे, बाकी कुछ नहीं है, इसी को लेके थोड़ा है, अब इसके हम अटैचमेंट को लेके बात करते हैं। ठीक है, जब हम स्कैपुला के बोनी स्ट्रक्चर को पढ़ लिए, बोन के बारे में जान लिए, तो उनमें उनके मसल्स को अटैच कराना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी चैलेंजिंग है और काफ़ी ईजीएस्ट भी है। सबसे पहले ये 16 तरह के जो आप मसल्स को देख रहे हैं इनके, उसके नाम को पहले देखते हैं। पहला है बाइसेप्स, कोरेकोब्रैकियलिस, डेल्टोइड, ट्रेपीजियस, इंफ्रास्पाइनेटस, सुपरास्पाइनेटस, लिबेटर स्कैपुलाई, लेटिस्मस डॉर्साई, पेक्टोरेलिस माइनर, रोहम्बॉइड मेजर, रोहम्बॉइड माइनर, सेरेटस एंटेरियर, सब स्कैपुलरिस, ट्राइसेप्स, टेरस माइनर एंड टेरस मेजर। सॉरी, उल्टा हो गया। तो ये सारे मसल्स जो होते हैं, ये सारे मसल्स जो होते हैं वो स्कैपुला से अटैच्ड होते हैं। इन सारे मसल्स को हमको ये वेंट्रल साइड ऑफ स्कैपुला और डॉर्सल साइड ऑफ स्कैपुला में अटैच करना है। ये स्कैपुला का कौन सा पोजीशन है, लेटरल पोजीशन है, और ये स्कैपुला का कौन सा पोजीशन है, मीडियल पोजीशन है। सॉरी। और इसी तरह जब इसका डॉर्सल व्यू हो गया तो ये वाला पार्ट इधर चला गया, तो इधर भी आके क्या पार्ट बना, ये लेटरल पार्ट बना, और ये वाला जो पार्ट है ये कैसा है, मीडियल पार्ट है।
तो ये वाला पार्ट हो गया मीडियल, ये वाला पार्ट हो गया लेटरल, ये डॉर्सल व्यू है, ये वेंट्रल व्यू का ये लेटरल पार्ट, ये मीडियल पार्ट, क्योंकि लेटरल साइड पे ग्लेनोइड आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं एक एक मसल्स के बारे में देखते हैं और उसको बताते हैं कहाँ अटैच्ड है। पहले बात करते हैं बाइसेप्स का। बाइसेप्स का लॉन्ग, देखो बाइसेप्स के दो मसल होते हैं। देखिए बाई मना क्या होता है दो, और सेप्स मना होता है उसका हेड, मतलब उसका सेप। तो वहाँ पे दो तरीके का इसमें बना सेप होता है बाइसेप्स, एक एक लॉन्ग हेड होता है और इसका शॉर्ट हेड होता है। ये बाइसेप्स एराइज करते हैं सुपरा ग्लेनोइड ट्यूबरकल से। अब बताइए कहाँ है सुपरा ग्लेनोइड ट्यूबरकल? तो ये देख रहे हैं आप, ये है आपका सुपरा ग्लेनोइड ट्यूबरकल, यहाँ तो इंफ्रा ग्लेनोइड है। तो यहाँ से मसल जो एराइज होता है उसका क्या नाम है? बाइसेप्स मसल। इसका बाइसेप्स मसल का लॉन्ग हेड। शॉर्ट हैंड जो होता है वो कोरोक्वाइड प्रोसेस ऑफ लेटरल पार्ट। जो देखिए कोरोक्वाइड प्रोसेसेस यही है, ये वाला कोरोक्वाइड प्रोसेसेस है। तो इधर वाला पार्ट तो लेटरल है, तो कोरोक्वाइड प्रोसेसेस के लेटरल वाले पार्ट से कौन होता है? बाइसेप्स का शॉर्ट हैंड। देखो ना आजू बाजू है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। यानी बाइसेप्स का दो मसल लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हैंड। लॉन्ग हेड है सुपरा ग्लेनोइड ट्यूबरकल से, और शॉर्ट हैंड है लेटरल पार्ट ऑफ द ग्लेनोइड, लेटरल पार्ट ऑफ द कोरोक्वाइड प्रोसेसेस। नेक्स्ट मसल सुपरा ब्रैंकियलिस, सॉरी क्या नाम है यार, कोरेको ब्रैंकियलिस। कोरेकोब्रैंकियलिस, जो कोरेकोब्रैंकियलिस है ये एराइज्ड होता है कोरोक्वाइड प्रोसेसेस से ऑफ मीडियल पार्ट। देखो कोरोक्वाइड प्रोसेसेस का जो ये मीडियल पार्ट होता है, इधर वाला पार्ट मीडियल पार्ट है। ठीक है, इधर देखो पीछे से देखो, ये आपका तो लेटरल पार्ट हो गया, इधर वाला पार्ट क्या है? मीडियल पार्ट है। तो मीडियल पार्ट ऑफ द कोरोक्वाइड प्रोसेसेस से क्या निकलता है? मीडियल पार्ट ऑफ द कोरोक्वाइड प्रोसेसेस से निकलता है कोरेकोब्रैकियलिस। कौन निकलता है? कोरेकोब्रैकियलिस। तो जो मीडियल पार्ट होता है उस मीडियल पार्ट से कौन एराइज होता है? कोरोक्वाइड प्रोसेस के कोरेकोब्रैकियलिस। नेक्स्ट है डेल्टोइड और ट्रेपीजियस। देखो डेल्टोइड जो होता है ना, वो देखो डेल्टोइड डॉर्सल साइड पे जो स्पाइंस होता है, उस स्पाइंस के लोअर बॉर्डर पर, नीचे वाला बॉर्डर होता है, देखो ये स्पाइन प्रोसेसेस है, स्पाइन प्रोसेसेस के लोअर वाले बॉर्डर पर, स्पाइन प्रोसेसेस के लोअर वाले बॉर्डर पर कौन होता है? डेल्टोइड होता है। और स्पाइन प्रोसेसेस के अपर वाले बॉर्डर पर कौन होता है? अपर वाले बॉर्डर पे। और एक्रोमियम के जो होता है ना, जो एक्रोमियम होता है, एक्रोमियम के जो लेटरल वाला एंड होता है यहाँ तक होता है, तो ये वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं ट्रेपीजियस। तो ऊपर ट्रेपीजियस, नीचे डेल्टोइड, किसके? स्पाइन प्रोसेसेस के। ठीक है, ये दोनों खत्म। बाइसेप्स खत्म। कहाँ पे पढ़े बाइसेप्स के बारे में? बाइसेप्स का लॉन्ग हेड पर है सुपरा ग्लेनोइड ट्यूबरकल पे, शॉर्ट हैंड पर है हम इसका कोरोक्वाइड प्रोसेस के लेटरल पार्ट पे, फिर कोरोक्वाइड प्रोसेस के मीडियल पार्ट पे पढ़ लिए कोरेकोब्रैकियलिस, डेल्टोइड मसल पर है स्पाइन प्रोसेस के लोअर वाले पार्ट पे, और ट्रेपीजियस पढ़ लिए ऊपर वाले पार्ट पे। पता है इनका डेल्टोइड का ओरिजिन जो होता है वो क्लेविकल से होता है, लेकिन हम लोग यहाँ इस स्कैपुला के मसल्स को पढ़ रहे हैं, तो जो पार्ट स्कैपुला से अटैच है बस उसी को बात करेंगे। ट्रेपीजियस जैसे ऑसिपिटल लोब पे होता था, लेकिन ऑसिपिटल लोब से तो ओरिजिन हुआ, पर इंसर्ट कहाँ हुआ? स्पाइन प्रोसेसेस के ऊपर वाले पार्ट पे। डेल्टोइड में भी वही था, ओरिजिन हुआ क्लेविकल से, पर कहाँ पे हुआ? सुपरा स्पाइनस, सॉरी स्पाइन प्रोसेसेस के लोअर वाले बॉर्डर पे। ठीक है, अब बात करते हैं इन्फ्रा स्पाइनेटस। इन्फ्रा स्पाइनेटस मसल्स जो है वो एराइज होता है इन्फ्रा स्पाइनस फोसा पे। ठीक है, तो डॉर्सल साइड पे ये फोसा दिखता है, तो ये वाला जो फोसा है, स्पाइन प्रोसेसेस दो फोसा बनाता है, सुपरा स्पाइनेटस और इन्फ्रा स्पाइनेटस। तो यहाँ पे जो मसल्स होगा वो कौन होगा? वो होगा इन्फ्रा स्पाइनेटस मसल, और ऊपर जो होगा वो हो जाएगा सुपरा स्पाइनेटस मसल। तो ये दोनों तो ईजी था, करिए। अब आता है आपका लिबिटर एस्केपुलाई, जो होता है वो होता है मीडियल बॉर्डर के डॉर्सल साइड पे, जो अपर साइड होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो मसल होता है उसका नाम होता है लिबिटर एस्केपुलाई। ठीक है, ये वाला जो होता है वो कौन होता है? लिबिटर एस्केपुलाई होता है। ठीक है, लेटिस्मस डॉर्साई एराइज इन्फीरियर एंगल डॉर्सल साइड पे। तो यहाँ पे होता है कौन? लेटिस्मस डॉर्साई एंड यहाँ हो गया लिबेटर स्केपुलाई, ये हो गया इन्फ्रा स्पाइनेटस मसल, ये हो गया सुपरा स्पाइनेटस मसल। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, ये हो गया ये दोनों।
पैक्टोरलिस माइनर इंसर्टेड होता है आपका जाके कहाँ पे, सुपेरियर सरफेस ऑफ कोरोक्वाइड प्रोसेसेस। तो पैक्टोरलिस माइनर होता है ये कोरोक्वाइड प्रोसेसेस, तो इसका जो सुपेरियर सरफेस होता है, सुपेरियर ऊपर वाला, तो सुपेरियर सरफेस पे जो होता है दैट इज़ द ऊपर वाला सुपेरियर सरफेस होता है पैक्टोरलिस माइनर मसल का इंसर्शन होता है, जुड़ा होता है। उसके बाद है रोहम्बॉइड मेजर। रोहम्बॉइड मेजर जो होता है वो डॉर्सली देखते हैं मीडियल बॉर्डर। तो डॉर्सली जो होता है, डॉर्सली, ठीक है, डॉर्सली जो होता है वो आपका कहाँ पे, मीडियल बॉर्डर पे, ठीक है। डॉर्सली जो होता है वो मीडियल बॉर्डर पे होता है रोहम्बॉइड। रोहम्बॉइड मेजर जो होता है वो डॉर्सल होता है, मीडियल बॉर्डर डॉर्सली। अब बात करते हैं रोहम्बॉइड मेजर मसल के। तो रोहम्बॉइड मेजर मसल डॉर्सल पे मीडियल बॉर्डर के साइड होता है। तो ये वाला जो होता है वो आ गया रोहम्बॉइड मेजर। और रोहम्बॉइड माइनर जो हुआ डॉर्सल साइड और बेस ऑफ स्पाइन प्रोसेसेस, यहाँ पे बेस ऑफ स्पाइन प्रोसेस पे यहाँ पे जो मसल्स होता है ये वाला छोटा सा, ये वाला जो मसल्स होता है यहाँ पे, इसको कहते हैं रोहम्बॉइड माइनर। तो रोहम्बॉइड माइनर डॉर्सल साइड पे मीडियल बॉर्डर पे बेस ऑफ स्पाइन के नीचे, और रोहम्बॉइड मेजर जो होता है वो ये वाला बड़ा सा जो इधर मसल होता है रोहम्बॉइड मेजर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ये वाला जो मसल है मीडियल बॉर्डर के अपर साइड पे, जो ये मीडियल अपर साइड पे बॉर्डर है, इसका नाम था लिवेटर स्केपुलाई, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब हो गया। उसके बाद आता है सेरेटस एंटेरियर। ये होता है मीडियल बॉर्डर में कॉस्टल साइड पे। तो मीडियल बॉर्डर हो गया, मीडियल बॉर्डर ये हो गया, इसके कॉस्टल साइड पे जो हो गया सेरेटस एंटेरियर होता है, जो 1 से 9 रिब से ऑरिजिनेट होता है और इंसर्ट होता है मीडियल बॉर्डर ऑफ कॉस्टल साइड। तो ये वाला जो हो गया, ये मीडियल बॉर्डर है कॉस्टल साइड के, तो यहाँ पे जो होता है ये आपका होता है सेरेटस एंटेरियर, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे आता है ना, यहाँ पे जो सेरेटस एंटेरियस जो होता है वो वेंट्रल साइड पे मीडियल बॉर्डर पे प्रेजेंट होता है, सेरेटस एंटेरियस, ठीक है, सेरेटस एंटेरियस। उसके बाद आता है सब स्कैपुलरिस जो होता है वो मिडिल 2/3 ऑफ द सब स्कैपुलर। तो यानी देखो ना, सब स्कैपुलर फोसा, तो ये वेंट्रल साइड पे ही तो ये फोसा दिखता है ना, तो वेंट्रल साइड पे जो ये फोसा दिखता है यहाँ पे पूरा बड़ा होता है कौन, सब स्कैपुलरिस मसल। क्या बना होता है, सब स्कैपुलरिस मसल 2/3 वाले पार्ट पे इसका, ठीक है। उसके बाद आता है ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स जो होता है, ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड होता है इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पे। तो ये ग्लिनोइड कैविटी हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे आता है आपका, यहाँ पे तो आता था बाइसेप्स का, बाइसेप्स का लॉन्ग हेड। ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड होता है इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पे, ये हो गया। उसके बाद आता है टेरस मेजर। टेरस मेजर जो होता है, टेरस मेजर होता है 1/3 पार्ट, और टेरस माइनर 2/3 पार्ट डॉर्सल एस्पेक्ट में दिखता है। तो ये देखो डॉर्सल एस्पेक्ट है, तो 2/3 पार्ट यहाँ पे जो होगा ना, 2/3 पार्ट वाला हिस्सा वो आपका होगा टेरस माइनर, और उसके नीचे होता है टेरस मेजर, ठीक है। तो यहाँ पे 2/3 पार्ट वाला जो हो गया बॉर्डर पे, मीडियल बॉर्डर साइड पे, सॉरी लेटरली जो होता है लेटरल बॉर्डर साइड पे, यहाँ पे लिखा भी है लेटरल बॉर्डर साइड पे, ये आपका 2/3 पार्ट वाला हो गया माइनर। ऊपर में होता है माइनर, नीचे होता है मेजर। 2/3 माइनर लेटरल बॉर्डर ऑफ डॉर्सल एस्पेक्ट में, टेरस माइनर एंड टेरस, ये हो गया माइनर और ये हो गया टेरस मेजर। माइनर 2/3 पार्ट हो गया और ये 1/3 पार्ट हो गया। तो सारा इसको हम लोग ख़त्म कर लिए। फिर से एक बार है, बाइसेप्स का लॉन्ग हेड यहाँ पे है, कोरोक्वाइड ब्रेंगी, ये कोरोक्वाइड प्रोसेस के मीडियल पार्ट पे, डेल्टोइड, ऐसे करके आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो ये सारा मसल्स है और उसका यहाँ पे बार बार रिकैप करके आप लोग देख लें।